अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दिन भर में खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान माहम ज़ाहिर और मैं हूँ इमरान सनाउल्लाह। नाज़रीन, दुनिया भर की नजरें इस वक्त वाशिंगटन डीसी में जमी हुई हैं, क्योंकि अब से चंद घंटों में नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और नौमुंतखब नायब सदर जेडी वेंस अपने ओहदों का हलफ उठाएंगे। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जॉन रॉबर्ट्स उनसे हलफ लेंगे। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में बतौर 47वें अमरीकी सदर दोबारा वापसी हुई है और हलफ बर्दारी तकरीब में म्यूजिकल परफॉर्मेंस और इसके साथ साथ तकारीर भी जी बिल्कुल। हल्फ उठाने से पहले ही नौमुंतखब सदर ने चंद बड़े ऐलानात किए हैं। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गजा जंगबंदी को तारीखी कामयाबी करार देते हुए मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए करार दिया है। अमरीकी सदर ने अमरीका को बदउनवान सियासी इस्टेब्लिशमेंट से निजात दिलाने का भी ऐलान किया है। ट्रंप ने गैर कानूनी तारकीन वतन की अमरीका आमद रोकने के आज़म का भी इजहार किया है और इक़्तिदार में आकर अमरीकी सरहदों को महफूज बनाने का ऐलान किया है। अमरीकी सदर ने कहा, हम फौज में मौजूद कमजोरियों का खात्मा और अफगानिस्तान से अपने फौजी साजो सामान की वापसी चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने मर्दों को खवातीन के स्पोर्ट से बाहर करने और ट्रांसजेंडर्स को खवातीन के खेलों में हिस्सा लेने से रोकने का भी ऐलान किया है। ट्रंप ने अमरीका को दरपेश तमाम मसाइल को हल करने और बाइडन के तमाम एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स को मनसूख करने का भी ऐलान किया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप टिकटॉक को पाबंदी से 90 रोज़ की मोहलत के ऐलान के बाद अमरीका में टिकटॉक की सर्विसेज अब बहाल हो चुकी हैं, जबकि हफ्ते के रोज़ अमरीका में चीनी ऐप बंद हो गई थी। दौरान खिताब डोनाल्ड ट्रंप अपने दौरे हुकूमत के दौरान अहदाफ का ऐलान भी करेंगे। इसके अलावा रूस यूक्रेन जंग में जंगबंदी मुआहिदा और अमरीकी डूबती तिजारती पॉलिसी पर ट्रंप हुकूमत क्या किरदार अदा करेगी, इसी पर बात करने के लिए आज एक खासा ज़बरदस्त पैनल हमारे साथ मौजूद है। इस वक्त हमें ज्वाइन कर लिया है अमरीकी सहाफ़ी हैं फ़ारूक मिर्ज़ा साहब ने, उनको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहेंगे। इसके साथ साथ हमें साबिक सफ़ीर डॉक्टर जमील अहमद खान साहब ने भी ज्वाइन कर लिया, उनको भी वेलकम करेंगे। स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन कर लिया है माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर आमिर अली साहब ने, उनको भी खुश आमदीद कहेंगे। इसके साथ साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें राना कैसर साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं, उनको भी वेलकम करेंगे। सबसे पहले फ़ारूक मिर्ज़ा साहब, हम आपकी जानिब आएंगे। काफ़ी दिनों से हम ये सुन रहे हैं कि जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप आएंगे और जैसे वो ऐलानात करेंगे सबके सर चकरा जाएंगे, तो आज डोनाल्ड ट्रंप अपने ओहदे का हलफ उठाने जा रहे हैं, तो ऐसा क्या नया करने जा रहे हैं जिससे अमेरिका बिल्कुल तब्दील हो जाएगा? थैंक यू वेरी मच, आपने इनवाइट किया। इस वक्त सदर ट्रंप जो हैं बहुत ही एक्साइटेड हैं। अभी जो उन्होंने रैली की है उसके अंदर उन्होंने एक बहुत ही खुशी का इजहार किया है। असल में ये 47 प्रेसिडेंट होंगे जो कन्विक्शन के बाद अभी ओथ लेने वाले हैं। जब ये कन्विक्शन का प्रोसेस था तो काफ़ी डिप्रेशन थी, ख़ास तौर पे जो न्यूयॉर्क में उनके ख़िलाफ़ एक वो डैनियल जो एक पोर्न स्टार के साथ उनका मामला था, उस केस में कन्विक्शन के बाद एक बड़ी डिप्रेशन थी। बाद में हमने देखा कि सदर ट्रंप ने काफ़ी नेबरिंग कंट्री के साथ मुहाज खोले और ऐसी उन्होंने बातें की जिससे यूरोपियन यूनियन नाराज़ हुई और फिर वो यहाँ तक कि उन्होंने कह दिया कि जो कनाडा है वो 51st स्टेट होगी अमेरिका की। दरअसल सदर ट्रंप जो हैं वो अपने आप को एक बहुत ही पावरफुल और एक बहुत क्रेडिबल और एक गुड कॉप वो साबित करने के लिए उन्होंने पूरी अपनी तवानाई लगाई है। अभी जो ये प्री ओथ जो रैली है उसके अंदर उन्होंने बहुत ही वो एक्साइटमेंट शो की है। ख़ास तौर पे जो उन्होंने फोकस रखा वो एक मास एवैक्यूएशन, जो इमिग्रेंट माफिया, जो उनका ख्याल ये है कि मैक्सिको, वेनेजुएला और दीगर कंट्री उन्होंने बिल्कुल, ये बड़े बड़े अहम नुकात आपने बताए हैं। जी फ़ारूक मिर्ज़ा साहब, आप हमारे साथ रहिए। इस वक्त हमें तर्जुमान ट्रंप साजिद तारड़ साहब ने भी ज्वाइन कर लिया है। साजिद साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। बहुत से लोग जो है इस वक्त कुछ हैरान हैं, कुछ एक्साइटेड है, कुछ परेशान है कि ट्रंप साहब जो हैं वो आज हलफ उठाते ही कुछ अहम ऐलानात करने जा रहे हैं और जैसा कि रिपोर्ट भी हो रहा है कि सबके सर चकरा जाएंगे उससे, तो ऐसे क्या इसके असरात पूरी दुनिया में क्या देख रहे हैं आप और आज क्या अहम ऐलानात होने जा रहे हैं? देखिए, जो नंबर 1 प्रायोरिटी होगी कि किस तरीके से जो बाइडेन साहब के आखिरी दिनों के अंदर जो उन्होंने आर्डर साइन किए थे, बिलखसूस एनवायरनमेंट के हवाले से ड्रिलिंग यहाँ करने पर पाबंदियां लगाई थी, उनको वो खत्म करेंगे और हो सकता है उनसे वो कानूनी चीजें भी सामने आए। इमिग्रेशन दूसरा सबसे बड़ा
मैटर होगा। अपनी वो पहली टर्म के अंदर जो उनकी पॉलिसीज थी उन्हीं को दोबारा रीइंफोर्स करेंगे। 50,000 से नौकरियां खत्म, 50,000 से ज्यादा नौकरियां आते ही वो एलिमिनेट करने के इरादे रखते हैं। डाइवर्सिटी, इक्विटी, इंक्लूसिवनेस के जो यहाँ पे चीजें थी गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में, उनको एलिमिनेट करेंगे। नेशनल इमरजेंसी शायद अनाउंस करें ड्रिलिंग के हवाले से। यहाँ से अपना कल भी जो उन्होंने तकरीर की, उन्होंने कहा वी आर सिटिंग ऑन अ ब्लैक गोल्ड, तो ब्लैक गोल्ड की तरफ उनका क्रूड ऑयल की तरफ इशारा था। और वो समझते हैं कि इन्फ्लेशन को अपना डोमेस्टिक ऑयल निकालने से वो कंट्रोल कर पाएंगे। इन्फ्लेशन वाज द नंबर वन रीजन जिसकी वजह से कैमला हैरिस जो है इलेक्शन लूज कर गई। और दूसरा जंगें थी, तीसरी वर्ल्ड वॉर के धाने पर हम बैठे थे और इसी तरह की चीजें। लेकिन 100 से ज्यादा बल्कि वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन करेंगे। बहुत बड़ा मैंडेट है उनके पास और उनके पास टाइम बहुत कम है। 2 साल के अंदर अंदर उन्होंने सारा कुछ डिलीवर करना है। और मैं ये समझता हूँ कि तारीखी तौर पर 5 नवंबर से 20 जनवरी तक उनका जो पीरियड था प्री इनाग्रेशन, उसमें भी उन्होंने कई चीजें अचीव की हैं, जिस तरह गाजा है। और बड़ी तेजी के साथ उनकी दूसरी ख्वाहिश होगी कि वो यूक्रेन की जंग को किसी तरीके से कंट्रोल कर पाए। अच्छा साजिद साहब, जैसे कि उन्होंने कहा भी है कि बाइडेन के तमाम एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स को खत्म करने का ऐलान किया है, तो पॉलिसी चेंज होगा। जैसे कि आपने बताया कि गजा जंग के हवाले से बात होगी, तो क्या चेंजेस आएंगे, क्या तब्दीली आएंगी, क्या पॉलिसी होगी और खित्ते पर इसका ओवरऑल क्या इम्पैक्ट होगा? फिर देखिए, कंप्लीटली 90 डिग्री टर्न होगा अमेरिका का। और यहाँ पे इसी चीज की खूबसूरती है, 2-2 टर्म होते हैं और अमेरिकन पॉलिटिक्स एक पेंडुलम की तरह जो है वो मूव करते हैं। 8 साल एक एजेंडा चलता है और उसके बाद 8 साल आके उसको सेंटर में लाने की कोशिश की जाती है। पिछले यहाँ पे ट्रेजेडी अमेरिका के साथ ये है कि पिछले 12 साल से 8 साल ओबामा साहब के और 4 साल बाइडेन के, वो भी ओबामा पॉलिसीज की एक्सटेंशन थी। तो 12 साल जो कंट्री है वो सोशलिस्ट एजेंडे पे चलता रहा है। वो कल्चर है मानरो डॉक्ट्रिन, जो कि अमेरिका की तरक्की का एक बहुत बड़ा सीक्रेट था कि वो अपने बैकयार्ड के अंदर किसी सुपर पावर को आने की इजाजत नहीं देंगे। वो कॉम्प्रोमाइज हो चुका है। पैरों के अंदर चाइना ने अपनी डीप सी पोर्ट बना ली है, पनामा कनाल के ऊपर चाइना का कंट्रोल है। तो ऐसे मसाइल हैं। और इस वक्त सबसे बड़ा इशू जो डोनाल्ड ट्रंप साहब के लिए खित्ते के हवाले से होगा, इस वक्त पेंटागन डीमोरलाइज्ड है। कल उन्होंने अपनी जो स्पीच है उसके अंदर तालिबान का जिक्र किया है आपके रीजन के हवाले से, और उन्होंने बार बार ये कहा है कि हम बहुत ज्यादा कीमती मिलिट्री इक्विपमेंट अफगानिस्तान में छोड़ के आ चुके हैं और उनको हम वापस लेने की कोशिश करेंगे। तो मेरे ख्याल में बहुत बड़ा मैंडेट ये है कि अमेरिका का सोल सुपर पावर, वाहिद सुपर पावर होने का जो स्टेटस है उसको रिस्टोर करेंगे। फॉरेन पॉलिसी को रिविजिट करेंगे। चाइना के पीछे जाने की कोशिश करेंगे। इस वक्त पिछले 10 साल से जो अमेरिकन थिंक टैंक और अमेरिकन जो फैसला करने वाले लोग हैं वो समझते हैं कि चाइना इज द बिगेस्ट पॉसिबल थ्रेट। अच्छा साजिद साहब, अगर मुख्तसरन आपसे मैं पूछ पाऊँ, पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात सर डोनाल्ड ट्रंप की दौरे सदारत में आप कैसे देख रहे हैं? और कुछ यहाँ पर ऐसे लोग हैं जो कि उम्मीद लगा बैठे थे कि जैसे ट्रंप आएंगे तो पाकिस्तान पर दबाव जो है वो बढ़ेगा और किसी को सियासी तौर पर फायदा भी हो सकता है, तो उनके प्लान्स में कोई इस तरह की चीज शामिल है? मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के साथ आज भी आइडियल रिलेशनशिप है। जो लोग गलत फहमियों में हैं उनको ये सोचना चाहिए कि अभी एक हफ्ता पहले वर्ल्ड बैंक ने $20 बिलियन का ऐलान किया है और वर्ल्ड बैंक के ऊपर सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस अमेरिका का है। इस वक्त भी जो हमारी करंट गवर्नमेंट है उसके रिलेशनशिप अमेरिकन गवर्नमेंट के साथ एक्सीलेंट है। हमारे आर्मी चीफ साहब का पिछला दौरा जो था बहुत कामयाब था। और ये मैं लाजमी बताना चाहूंगा कि स्टेट ऑफ पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप है, इंडिविजुअल हुकूमतों के साथ रिलेशनशिप होते हैं। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब भी व्हाइट हाउस में एक रिपब्लिकन सदर होता है वो हमेशा पाकिस्तान के साथ आइडियल रिलेशनशिप होते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की जियोग्राफिक लोकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है और उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सही, आइडियल रिलेशनशिप है। साजिद तारड़ आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। फारूक मिर्जा साहब, आपकी जानिब आऊंगी। जैसे कि साजिद तारड़ साहब ने कहा कि आइडियल रिलेशन है, आप कैसे समझते हैं पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात को? और आज हल्फ उठाने जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, तो आप क्या समझते हैं कैसे ताल्लुकात मजीद बेहतर होंगे और क्या पॉलिसीज होंगी, खित्ते पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? और दूसरा, तारिकीन वतन के लिए क्या पॉलिसीज हो सकती हैं और कितना इम्पैक्ट उस पर होगा? जी, आपने पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात के हवाले से आपने ट्रंप के आने के बाद आपने बात की। जी जी। अगर आप ट्रंप के पिछले दौर का आप तकाबली जायजा लें तो
डोनाल्ड ट्रंप ने मिलिट्री टू मिलिट्री एक रिलेशनशिप रखने की कोशिश की थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा था कि मैं अनप्रेडिक्टेबल हूँ, और फिर जो हमारी जो कोलिशन सपोर्ट थी वो उन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर की वो रिवोक की। फिर उन्होंने जो ट्रेनिंग प्रोग्राम थे हमारे फौजियों के वो बंद किए। तो वो एक ताल्लुकात में एक खलल रहा, लेकिन मिलिट्री टू मिलिट्री रिलेशनशिप ठीक रहे। अभी आप देखें, मैंने पहले भी बात की कि मार्को रूबियो को उन्होंने अपना सेक्रेटरी खारजा रखा है। उन्होंने जुलाई में एक बिल इंट्रोड्यूस करवाया है जिसका नाम है इंडिया यूएस ट्रीटी 2024। उस बिल का नाम ही ये है कि मेक इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनर, पेनलाइज पाकिस्तान। अब ये सेक्रेटरी खारजा हैं, अभी देखते हैं कि ट्रंप का माइंडसेट क्या होगा, और अगर वो बिल की फेवर करते हैं तो फिर ये ताल्लुकात जो हैं वो शायद मिलिट्री टू मिलिट्री तो मेंटेन रहे, लेकिन सिविल गवर्नमेंट के साथ ताल्लुकात में कोई ख़ास मुझे फ़र्क नज़र नहीं आता। ठीक है। अब चूंकि अमेरिका खिते में मौजूद नहीं है और उनका प्रेशर जो है वो चाइना के ऊपर होगा, जिस तरह अभी वो टैरिफ रेस करने की बातें कर रहे हैं बहुत सारी कंपनीज पाकिस्तान की और चाइना की कंपनी, कुछ 26 कंपनियां अभी उन्होंने आईटी कंपनियां, और वो कंपनियां जो न्यूक्लियर और जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में डील करती थी उनको बंद किया है। तो इसके अलावा बहुत सारी जो टीम बेसिकली है उनकी वो इंडियन है, उनकी कैबिनेट के अंदर इवन के एफबीआई का डायरेक्टर भी उन्होंने इंडिया से ही उन्होंने यानी कि चुना किसी हद है। तक जो है वो उनका या उनकी काबीना का टिल्ट जो है वो इंडिया की तरफ जो है वो नजर आ रहा है। अच्छा आमिर अली साहब, सर मैं दोबारा आपकी जानिब आता हूँ। आमिर साहब आप ये बताइएगा, डोनाल्ड ट्रंप के सदारत के ओहदा संभालने के बाद स्ट्रेटजिकली और इकोनॉमिकली दुनिया में क्या तब्दीलियां आप देख रहे हैं रूनुमा होती हुई? जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ट्रंप साहब ने अपनी प्री इलेक्शन जो उनकी कैंपेन थी उसमें उन्होंने ऐलान किया था कि अमेरिका डोंट वांट टू गो फॉर द वॉर्स, और वो वॉर्स को रुकेगा। ऑल्दो ये क्रेडिट गज़ा में तो डेमोक्रेट्स ने ले लिया कि उन्होंने जाने से एक दिन पहले जो है वहाँ पे पीस एग्रीमेंट करवा दिया, बट ऑन द अदर साइड अगर आप देखें तो एक और बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट जो कि यूरोप के ईस्टर्न यूरोप में खड़ा है वो यूक्रेन वॉर का है। और डोनाल्ड ट्रंप का इनिशिएटिव था कि हम अमेरिका को यूक्रेन वॉर से बाहर निकालेंगे, क्योंकि अमेरिका ने यूक्रेन वॉर की वजह से बहुत बड़ा बर्डन, इकोनॉमिकल बर्डन अपने शोल्डर्स पे उठाया था। तो ये एक बहुत बड़ी मूव होगी जिससे पूरी दुनिया में एक इकोनॉमिकल रिलीफ भी आएगा, और इसके साथ इसके जो इकोनॉमिकल आएगा, इम्पैक्ट आएगा पूरी दुनिया पे। डोनाल्ड ट्रंप एज अ प्रेसिडेंट चाहते हैं कि बहुत सारे जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, जो कि मैन्युफैक्चरिंग बेसिस हैं, जो अमेरिका से बाहर निकल गई हैं, मुख्तलिफ मुल्कों में शिफ्ट हो गई हैं, वो उनको वापस चाइना जो है अमेरिका में इनिशिएटिव दे के वापस अमेरिका में लाया जाए ताकि अमेरिका की इकॉनमी बूम करे। इस सिलसिले में मैं एक बात कहूँगा कि आज से 6-7 साल पहले अमेरिका ने एक बहुत बड़ी गेम की थी पूरी दुनिया के साथ थी, वो थी इंटीग्रेशन ऑफ द सर्किट्स की। उन्होंने जो पूरी दुनिया की इकोनॉमी है उसको हिला के रख दिया था, उसकी प्राइसेस को बढ़ा के। तो आज भी अगर अमेरिका कोई ऐसी एक डिप्लोमेसी बनाता है जिससे ना सिर्फ चाइना बल्कि पूरी दुनिया पे एक बहुत बड़ा इफेक्ट आ सकता है। और आप आज भी बेसिक टेक्नोलॉजी अगर देखें तो वो बेसिक टेक्नोलॉजीज आज भी अमेरिकन कंपनीज के पास है। इवन नॉट ओनली चाइना, जापान, ताइवान, ये सब कंट्री उनके डिपेंडेंट है इस सिलसिले में। तो अगर मैन्युफैक्चरिंग बेसिस दोबारा अमेरिका में कन्वर्ट हो जाती है, इकोनॉमिकली बात की है, तो फिर चाइना के साथ आप तरक्की जो नरमी है वो होती देख रहे हैं कि क्योंकि चाइना एक तरफ से मईशत के हवाले से तो बहुत तरक्की कर रहा है, तो कैसे मुकाबला करेंगे डोनाल्ड ट्रंप उनका और क्या चैलेंजेस होंगे, और फिर आप देख रहे हैं कि उनके साथ थोड़ी सी तवक्कुआत हो सकती है नरमी की? American President Donald Trump, he's a businessman and he will only follow the idea where America can get the maximum benefit. So he will try to balance his trade with China. Especially now you see कि चाइना में ये जितने भी बैलेंस है ट्रेड का, ये चाइना की फेवर में है।
तो डोनाल्ड ट्रंप डेफिनेटली एफर्ट्स करेंगे कि वो इस ट्रेड बैलेंस को थोड़ा सा ठीक करें और इसको अमेरिका की फेवर में लेके जाएं। उसके लिए वो जो कर सकते हैं, जो मेरी अजम्पशन है वो ये है कि बहुत सारी प्रोडक्ट्स जो चाइना अगर अमेरिका को भेजना चाहता है तो अमेरिका उस पर एंटी डंपिंग ड्यूटी ना लगाए, और सिमिलरली जो अमेरिकन प्रोडक्ट्स चाइना में आना चाहती हैं उस पे चाइनीज गवर्नमेंट उनके साथ एक थोड़ा सा सॉफ्ट जो है वो उन्हें एक पैसेज दे रिगार्डिंग द ड्यूटीज, तो जिससे एकदम बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। अमेरिका की इकोनॉमी ऊपर आना शुरू होगी है। मैं जैसा मैंने कहा कि ही इज अ बिजनेसमैन, उसके लिए इस चीज की कोई कदर नहीं है कि दुनिया में क्या हो रहा है। वो सबसे पहले ये देखेगा कि अमेरिका को फायदा कैसे हो रहा है। तो एज अ प्रेसिडेंट उसे ऐसा सोचना भी चाहिए। बिल्कुल जी, उनका स्लोगन भी यही था, अमेरिका फर्स्ट। और इस पर हम मजीद भी बात करेंगे, राना कैसर साहब की जाने भी हमें जाना है, लेकिन फिलहाल हमें एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। और ब्रेक के बाद हम राना कैसर साहब से पूछेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप के ओहदा संभालने के बाद जो है पूरी दुनिया पर उसका इम्पैक्ट क्या होगा। आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और प्रोग्राम ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप की सदारत के हवाले से मुस्तकबिल क्या होगा, और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ राना कैसर भी मौजूद थे। राना कैसर साहब, क्या समझते हैं आप डोनाल्ड ट्रंप की सदारत में मुस्तकबिल क्या होने जा रहा है? अमेरिका की पॉलिसीज़ क्या होंगी? पाकिस्तान पर का क्या इम्पैक्ट होगा? और सियासत जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कुछ सियासतदान यहाँ पर के बड़े चेंजेस आएंगे, वो तब्दीली क्या देखते हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो आज सारी दुनिया की निगाहें जो हैं वो इसी इवेंट के ऊपर हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के सदर मुंतखब हुए हैं आज वो हल्फ उठाएंगे। तो इस वक्त देखिए सारी दुनिया जो फोकस किए हुए है वो ये है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के सदर बन रहे हैं, आज हल्फ उठा रहे हैं, क्या वो अपने मुल्क की फॉरेन पॉलिसी को तब्दील करेंगे? ये बेसिक क्वेश्चन है, क्योंकि आपने देखा है कि रिसेंटली उनकी जो स्टेटमेंट्स आई हैं वो बड़ी उसने एक बड़ा एक रेटरिक क्रिएट किया, एक्सपेंशनिस्ट रेटरिक जो है दुनिया में क्रिएट हुआ। और ये क्या अपनी फॉरेन पॉलिसी को रीडिफाइन करने जा रहे हैं? फॉर एग्जांपल कनाडा के हवाले से उन्होंने बात की, डेनमार्क के हवाले से बात की, उसके बाद यूनाइटेड किंगडम की जो हुकूमत है उसको टॉपल करने की एलन मस्क ने बात की है, फिर फ्रांस के हवाले से बात हुई, जर्मनी के हवाले से बात हुई। तो ये बहुत सारे इश्यूज हैं जिसके ऊपर पूरी दुनिया फोकस किए हुए है कि क्या वो वाकई अपनी फॉरेन पॉलिसी को जो है रीडिफाइन करेगी, और अगर वाकई जिस तरह वो नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज को जो है फोकियत दे रहे हैं, तो ग्रीनलैंड का मामला डेनमार्क के हवाले से है, कनाडा का इशू है, जर्मनी में वो फार राइट को सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बरतानिया की हुकूमत के हवाले से जो है, तो चाइना का भी मामला है जी कि टैरिफ को इंक्रीज़ किया जाएगा ताकि चाइना को भी कंटेन किया जाए। तो यूक्रेन के हवाले से उन्होंने कहा था कि ही वुड स्टॉप द वॉर विद इन 24 आवर्स ऑफ हिज टेकिंग ओथ ऑफ द ऑफिस। तो वो भी अभी हमें देखना कि क्या 24 घंटे के अंदर होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है एक बड़ा अनसेटलिंग इम्पैक्ट और इफेक्ट आ रहा है यूएस के लॉन्ग स्टैंडिंग जो अलाइज हैं उनके हवाले से भी, हमारे खित्ते के हवाले से भी। अभी आज जैसे बात हो रही थी कि इंडिया के हवाले से एक बिल ऑलरेडी जो यूनाइटेड स्टेट्स में पेश हो चुका है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के हवाले से, डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान पे आएगा, जिसमें कहा गया कि पिनलाइज पाकिस्तान। फिर अगेन अफगानिस्तान में तालिबान के हवाले से बात हो रही है। तो देखिए डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एक अनप्रिडिक्टेबल पर्सनैलिटी हैं। तो देखना यह है कि क्या इस वक्त जो जैसे कहा जा रहा था कि पेंटागन भी डिमोरलाइज्ड है, तो पेंटागन का मोरल हाई करने के लिए क्या इकदाम वो करते हैं अफगानिस्तान के हवाले से, यूक्रेन के हवाले से, गाज़ा में तो चले पीस डील हो गई है, लेकिन ओवरऑल जो है डोनाल्ड ट्रंप अपनी अनप्रिडिक्टेबिलिटी को कंटिन्यू रखते हैं या अपने तमाम इदारों को साथ लेके एक ऐसी मॉडरेट पॉलिसी लेके आते हैं जिससे अमेरिका फर्स्ट वाला भी उनका रहे और दुनिया में उसके जो अलाइज हैं वो भी अनसेटल्ड ना हो, वो भी कंफ्यूज ना हो, उनके यहाँ भी परेशानी ना हो। तो ये एक बहुत इम्पैक्टफुल इवेंट है जो आज होने जा रहा है। इसका इम्पैक्ट आपको आने वाले दिनों में नजर आएगा, खासतौर पे जब ही वुड साइन मोर देन 100 एग्जेक्टिव ऑर्डर्स, तो उसमें देखना है। दूसरी बात आपने की पाकिस्तान के पॉलिटिकल इश्यूज के हवाले से, देखें जनरली तो बिल्कुल ये बात अभी तारड़ साहब कर रहे थे वो दुरुस्त है
कि स्टेट टू स्टेट जो है ताल्लुकात होते हैं, और पाकिस्तान के हवाले से तो हमारी इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनका डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है और पॉलिटिकली ऑफ कोर्स उनके साथ भी एक ताल्लुक तो होता है, लेकिन क्या वो पाकिस्तान के पॉलिटिकल अफेयर्स में इंटरवीन करेंगे? विल ही मेडल विद पाकिस्तान पॉलिटिकल सिचुएशन? जिस तरह यहाँ पे है, कहा जा रहा था कि जी डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो एक पार्टी के लीडर के हवाले से वो कोई ऑर्डर कर देंगे या किसी न किसी हवाले से इनडायरेक्टली वो अपना असर दिखाएंगे कि उनकी रिहाई हो जाए। तो ये देखना है अभी, चूंकि प्रेसिडेंट ट्रंप के बारे से यही तो कहा जाता है कि वो अनप्रेडिक्टेबल है, और ये कैरेक्टरिस्टिक है उनकी पर्सनालिटी का, जो कि एक आप कह सकते हैं इस हवाले से कि एक टैक्टिक भी हो सकता है, और ये देखना है अभी हमें कि वो क्या इस पे लेते हैं। राना कैसर साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर जमील अहमद खान साहब ने, साबिक सफीर हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, आप क्या समझते हैं, बाइडन इंतजामिया के जाने के बाद अब डोनाल्ड ट्रंप आ रहे हैं, क्या पॉलिसीज होंगी, क्या तब्दीलियां होंगी, क्या इम्पैक्ट होगा? जी, अमेरिका की पॉलिसी में न सिर्फ तब्दीली आएगी, लेकिन तमाम मामलात में नहीं, कुछ मामलात में बल्कि सख्ती भी आएगी अमेरिका की पॉलिसी में, इसलिए कि डोनाल्ड ट्रंप अब वो डोनाल्ड ट्रंप नहीं है जो पहले दफ़ा जब वो इलेक्ट होकर एडमिनिस्ट्रेशन उन्होंने संभाली थी। अब उनको तजर्बा हासिल हो गया है, गवर्नमेंट पिछली दफ़ा जिस तरह चलाया उन्होंने, और उनको गवर्नमेंट के बारे में मालूमात हो गई है, लिहाजा वो इस दफ़ा अपनी ताकत जो उनके पास उनके कॉन्स्टिट्यूशन ने, दस्तूर ने दी है, वो भी इस्तेमाल करेंगे। अपर लोअर हाउस दोनों उनके पास है, बिल भी पास करवाएंगे। एग्जेक्टिव ऑर्डर जो कि उनके अपने कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 2 में दिया हुआ है, सेक्शन 1 में, उसके तहत भी एग्जेक्टिव ऑर्डर उन्होंने 100 के करीब तो ओथ लेने के बाद इशू कर देना है। तो यकीनन कुछ तब्दीली देखेंगे, लेकिन कश्मीर के मामले में मुझे तब्दीली नज़र नहीं आती, क्योंकि इंडिया उनका सबसे बड़ा एलाई है, और उसके अलावा फ़लस्तीन के बारे में बस ये जो जंग रुक गई है इस हद तक, लेकिन मजमूई तौर पर फ़लस्तीन के हवाले से मज़ीद कोई तब्दीली नज़र नहीं आती। इब्राहिम अकॉर्ड जो पहले उनका था मतमाए नज़र के इसको फैलाया जाए, इस दफ़ा उस पर प्रेशर बढ़ेगा और वो मुख्तलिफ मुल्कों तक फैलेगा। देखें पाकिस्तान पर कितना प्रेशर पड़ सकता है अपने दोस्तों का और बाकियों का। जी, तो साजिद तारड़ साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। साजिद तारड़ साहब, जैसा कि कुछ चीज़ें सामने भी आ रही हैं कि ये भी कहा जा रहा है कैपिटल हिल पर जो अटैक हुआ था, 1000 लोग उसमें गिरफ्तार हुए थे, 600 से ज़ायद लोगों को सजाएं भी सुनाई गई थी, तो ट्रंप उनकी सजाएं ख़त्म या कम कर सकते हैं। तो ये बता दें। दूसरा, ये भी बात सामने आ रही है कि जो पैदाइशी हक़ शहरियत है उसे भी ख़त्म करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप जो इरादा रखते हैं, क्या ये दोनों बातें दुरुस्त हैं? बिल्कुल, ये दोनों बातें ठीक हैं। उसकी वजह यह है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बार बार अपनी कैंपेन के दौरान जो है 6 जनवरी के लोगों को, मैं समझता हूँ मोस्ट मेजॉरिटी ऑफ देम उनके साथ ज्यादती हुई, 18 साल की सजाएं दी गई हैं, उनको वो पार्डन करेंगे, नंबर 1। और दूसरा, बर्थ राइट जो है उसके बारे में भी उनके इरादे हैं कि वो उसको खत्म करेंगे, लेकिन क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल है उस पर चैलेंज होगा। यहाँ ये जरूर बताना चाहूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने आज जितने एग्जेक्टिव साइन करने हैं ऑर्डर, उनमें से कई ऐसे हैं जो वो साइन करेंगे, लेकिन लेटर ऑन कोर्ट्स के अंदर उनका अपील हो जाएगी उनके खिलाफ, और एक लंबा प्रोसेस जो कानूनी प्रोसेस शुरू हो जाएगा। और बिल्कुल ये दो आपने बिल्कुल सही फरमाया है कि ये दोनों उनके इरादे मौजूद हैं, और दोनों देयर आर स्ट्रॉन्ग चांसेस कि जनवरी 6 का तो लाजमी है, लेकिन बर्थ राइट के ऊपर भी उनका टारगेट है इस चीज पे। सही, बर्थ राइट के ऊपर भी टारगेट है। फारूक मिर्जा साहब, आपकी जानिब आऊंगी, कहिएगा मिडिल ईस्ट के हवाले से पॉलिसीज आप कैसी देख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद, और डोनाल्ड ट्रंप का सरबराही में आना, सदारत में आना, क्या समझते हैं किसकी हार है, किसकी जीत है? देखें, इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप जो है वो जो खलीज में जो इसराइल गाजा का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको ख़त्म करने में वो एक वाज़े तौर पे क्रेडिट ले रहे हैं, बल्कि क्रेडिट जाता भी है, क्योंकि उन्होंने अपना खसूसी एक एनवाई वहाँ भेजा था। फिर अब मामला ये है कि अब जो डेमोलेशन वहाँ हुई है उस रीजन के अंदर, अब वहाँ और डेमोलेशन करने की जगह भी नहीं बची, कोई बिल्डिंग नहीं बची, कोई ऐसा घर नहीं बचा जिसको उन्होंने डिस्ट्रॉय नहीं किया। उन्होंने, डोनाल्ड ट्रंप ने अभी अपनी एक स्पीच में अभी ये कहा कि ईरान के पास पैसे ख़त्म हो गए हैं कि वो हिजबुल्लाह को और हमास को फंड करे। तो ये इसराइल की भी अब बस हो गई है, उनके पास भी पैसे नहीं है या रिसोर्सेज नहीं है, और उनका असला भी है वो सारा इस वक्त ख़त्म हो चुका है, दोनों तरफ बस हो गई है। तो ये एक मुकम्मल एक डेमोलेशन करने के बाद अब ये गुड कॉप बन गए हैं
बाइडन जो है वो बैड कॉप बन गया है। अब देखना ये है कि वहाँ जो इंसानियत की तजलील हुई, वहाँ कत्लो गारत हुई, बच्चे बेचारे वो उनको कत्ल किया गया। अब ये रिहैबिलिटेशन का अमल जो है वो डोनाल्ड ट्रंप जो है उस सिलसिले में अपना क्या किरदार अदा करते हैं। और फिर ये जो ट्रूस है ये किस हद तक जाएगा, क्योंकि अभी ना तो जो कहते हैं ईरान की प्रॉक्सी है वो ख़त्म हुई है, ना ही वो हिजबुल्लाह ख़त्म हुई है, ना हमास ख़त्म हुई है। तो कॉन्फ्लिक्ट जहाँ से शुरू हुआ था वो कॉन्फ्लिक्ट वहाँ मौजूद है। हाँ, ये है कि अब ये जो लड़ाई ख़त्म हुई है इससे एक मुस्लिम उम्मा में एक जो बेचैनी थी वो ख़त्म हुई है और बेचैनी क्रेडिट खत्म जो हुई है है। अच्छा, आमिर साहब आप बताइएगा, अब अभी आने वाले दिनों में आप क्या देख रहे हैं? जो गैर कानूनी तारिकीन वतन को बड़ी तादाद में सुना है कि पहले दिन ही निकालने के शायद ऑर्डर जारी कर दिए जाएं और तारीख का डिपोर्टेशन प्लान जो है वो इसे कहा जा रहा है, इससे अमेरिकन इकोनॉमी किस हद तक डिस्टर्ब होगी? अगर आप समझे कि एक प्रेसिडेंट हैं, क्या हमारे प्रेसिडेंट ये इजाज़त दे सकते हैं कि पाकिस्तान में ऐसे गैर कानूनी लोग आके रुकें जिनका पाकिस्तान के अंदर स्टेक नहीं है यहाँ पे, या वो हैं जो कि गलत तरीके से पाकिस्तान में एंटर हुए हैं? तो इसी तरह अमेरिका ने भी अगर ये आवाज़ उठाई है और डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ये आवाज़ उठाई है कि जी हम गैर कानूनी तारकीन वतन को निकाल देंगे जो कि ये गैर कानूनी तरीके से आए हैं, और उन्होंने ये कहा है कि जी ठीक है, जो कानूनी तरीके से आना चाहता है वो अपना एक उसका प्रोसीजर को मुकम्मल करे और यहाँ पे आए, क्योंकि अमेरिका इज़ अ लैंड ऑफ इमिग्रेंट पीपल, ये तो सारी दुनिया जानती है। तो अगर उन्होंने गैर कानूनी तारकीन वतन को निकालने की बात की है तो एज अ प्रेसिडेंट उन्हें ये बात ऐसे ही करनी चाहिए थी। इसके साथ ही जैसे अभी सर बात कर रहे थे कि कैपिटल हिल की जो पनिशमेंट है उसको क्या वो डेफर कर देंगे, तो ये डेफर किया जाएगा अगर, तो उसके बावजूद भी इसके खिलाफ अपील्स उनकी अदालतों में होती रहेंगी। बिल्कुल, मेरा नहीं ख्याल कि बहरान जो है वो सामने आ सकता है, क्योंकि बहुत ज्यादा ऐसे मामला हैं जो कि कानून और आइन से जुड़े हुए। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा, अब गजा जंगबंदी का मुआहदा तो हो गया है, आने वाले दिनों में इस खित्ते पर इसका क्या असर दे रहे हैं, और ये भी बताइएगा क्या ये मुस्तकिल अमन यहाँ पर कायम रह सकेगा? डोनाल्ड ट्रंप ये तो अपने कैंपेन के दौरान भी कहते रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप ये पिछली दफ़ा भी कहते रहे हैं। याद रहे कि वो एक बहुत कामयाब बिजनेसमैन है और उन्होंने आज तक बिजनेस में गंवाया नहीं है, कमाया ही कमाया है। वो बिलियनर बने हैं, अपने बिजनेस से बने हैं, तो लिहाजा उनको पता है कि अमेरिका कहाँ कहाँ फजूल खर्ची कर रहा है, कहाँ कहाँ पैसे ज़ाया कर रहा है, कहाँ उनको जितनी ज़रूरत नहीं है वहाँ पैसे लगा रहा है। तो लिहाजा इस वक्त उनको पता है डोनाल्ड ट्रंप को कि उनके मुल्क में इस वक्त कर्ज जो है वो 35 ट्रिलियन डॉलर का अमेरिका मकरूज है, यानी कि डेट है उसके ऊपर। तो वो चाहते हैं कि पैसे जो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर के हिसाब से खर्च करते हैं जंगों में और बाकी चीज़ों में जो जंग से मुतालिक है दूसरे मुल्कों में, तो वो चाहते हैं कि उस खर्च को बचाया जाए। और यही वजह है कि वो चाहते हैं कि जंग ना हो और जंग के बजाय वो पैसे और वो जहाज़ और वो बहरी बेड़े जिस पे ट्रिलियंस ऑफ डॉलर खर्च हो रहे हैं, जो अब भी फ़लस्तीन के इर्द गिर्द पिछले 8-10 महीने से डिप्लॉय थे, तो वो हट जाएंगे, खर्चा कम हो जाएगा, वो अपनी आवाम पर लगाना चाहते हैं। ये तो बात दुरुस्त है और यही वजह है कि वो टैक्स के बारे में जब बात करते हैं कि टैरिफ मैं लगाऊंगा, यही मकसद है उनका कि वो ममालिक जो पैसा कमा के ले जाते हैं अमेरिका से, वो चाहते हैं कि जब पैसा कमा के ले जाते हैं तो मैं उन पर टैक्स लगाऊं ताकि उनका माल कम आए और अमेरिका का माल बने और बिके, ताकि यहाँ रोज़गार बढ़े और यहाँ के लोग अपना मुनाफा कमाएं और ट्रेड डेफिसिट उनका कम हो। तो इस लिहाज से आपको बहुत सारे फैसले मिलेंगे ओथ टेकिंग के बाद। आज आप इसको अंदाज़ा हो जाएगा कि वो क्या इस मामले में करना चाहते हैं। जी डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं, जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप अक्सर बातें करते हैं कि हम जंगों से निकलकर मईशत पर जो है तवज्जो देंगे, तो इस पे आप क्या समझते हैं, क्या रोल हो सकता है, मईशत कितनी बेहतर होगी अमेरिका की भी, और ओवरऑल पाकिस्तानी मईशत पर भी क्या असरात देख रहे हैं इसके? अगर अमेरिका सीरियस हो जाए और अमेरिका का सरबराह जो अब डोनाल्ड ट्रंप चंद घंटों के बाद बन जाएंगे, तो अगर वो सीरियस रहें तो इजराइल की क्या मजाल कि वो अमेरिका की बात ना माने। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ ये उभरता है कि क्या वो सीरियस होंगे इस मामले में। बात ये सिर्फ सिंपल सी है कि अमेरिका के ही बलबूते पर तो इजराइल
इस वक्त कूद रहा है और इजराइल सर्वाइव कर रहा है, तो अमेरिका के बलबूते पर तो इजराइल ने अब तक जो जंगें लड़ी हैं और अब तक जो तबाही मचाई है गज़ा, लबनान में और सीरिया की ज़मीनें कब्ज़ा अभी किया है चंद पिछले रेवोल्यूशन के बाद, वो सब अमेरिका के बलबूते पे किया है ना। और आपको मैं वाज़ेह करता चलूँ कि पिछली मरतबा जब ट्रंप आए और पिछली दफ़ा जो हुकूमत में थे तो उन्होंने एक फेवर जो सबसे बड़ी दी, जो ख्वाबों की ताबीर की इजराइल की, वो ख्वाबों की ताबीर ये थी कि उन्होंने तल अवीव से उनका अपनी एम्बेसी शिफ्ट की, जो नया दारुल खिलाफा डिक्लेयर किया इजराइल ने और डिक्लेयर किया कि यरूशलेम में होगी, जो कि अक़वाम मुत्तहिदा के सिक्योरिटी काउंसिल में दिया हुआ है कि वो तनाज़े वाली टेरिटरी है, लिहाजा उस तनाज़े वाली टेरिटरी में इजराइल अपने दारुल खिलाफा को शिफ्ट नहीं कर सकता उसके बावजूद। और फिर गोलान हाइट जो कि कब्ज़ा किया था इजराइल ने 1967 में और जिस पे सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन मौजूद है कि वो कब्ज़ा शुदा इलाका है और इजराइल को छोड़ना है वो, लेकिन बजाय इजराइल को छोड़ने के पिछली मरतबा अपनी हुकूमत में ट्रंप ने उस गोलान हाइट को, कब्ज़ा शुदा गोलान हाइट को अपने यकतरफा तौर पर उसे इजराइल का एक सॉवरन हिस्सा तस्लीम कर लिया अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशंस के बरखिलाफ। तो इससे अंदाज़ा बड़ी आसानी से हो सकता है कि अमेरिका वही करेगा मिडल ईस्ट में जो कि इजराइल के दूर रस मफाद में होगा। और इजराइल का दूर रस मफाद है क्या? इजराइल ने शाया कर दिया है अपना नक्शा, जो ग्रेटर इजराइल का नक्शा है, जो कि 1897 में ज़ायनिज़्म की बुनियाद रखते हुए जब फैसला किया गया था कि ग्रेटर इजराइल होगा और ये ज़मीनें हथियाई जाएंगी अरब के ममालिक की, तो उस तरफ वो समत आगे बढ़ रहे हैं। ईरान की सख्ती सामने नज़र आ रही है, इजराइल यही चाहता है, तो लिहाजा ये मामला तमाम जो हैं इस खिते में वो इजराइल की टर्म्स एंड कंडीशन पे होंगे और यूक्रेन के मामले में वो पुतिन के टर्म्स एंड कंडीशन पर नज़र आते हैं। कश्मीरी हमारे नहीं नज़र आता कि उसके लिए कोई सलूशन कोई ऐसा मिल जाए कि वो वहाँ अमान शांति हो जाए। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आमिर अली साहब हमारे साथ मौजूद थे, इसके साथ साथ राना कैसर साहब हमारे साथ मौजूद थे, फारूक मिर्ज़ा साहब, डॉक्टर जमील अहमद खान साहब और फ़ायज़ा बुखारी साहिबा, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है उनका पहला दौरे इक़्तिदार तो आपने देख लिया और दूसरा दौरे इक़्तिदार जो है अब शुरू होने जा रहा है। कौन सी बड़ी तब्दीलियाँ होंगी, कौन सी पॉलिसी शिफ्ट्स आएंगी, पूरी दुनिया में इसके क्या असरात होंगे, इस पर हमने आज के प्रोग्राम में बात किया। और आगे भी बात करेंगे। अभी प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ था, हमें इजाज़त। अल्लाह।